हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। आज हम लोग राइस कल्टीवेशन का पार्ट 2 कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कल्टीवेशन ऑफ राइस के क्या क्या मेथड्स होते हैं। ये जो सीरीज़ है पूरी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एस्पेक्ट में। चाहे आप बीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बीएचयू, आईसीआर, एएफओ में तो बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा। और कोई भी जो स्टेट होता है, एडीओ के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी में भी इवन राइस कल्टीवेशन, अगर आप यूपीएससी के लिए एग्रीकल्चर ऑप्ट करके करते हैं तो उसमें भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल्टीवेशन, जिसमें राइस तो स्पेसिफिकली, तो इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा। अब जैसे राइस कल्टीवेशन के मेथड्स जो हैं उसकी बात करें तो टोटल 8 मेथड्स हैं। ट्रांसप्लांटिंग पुडल्ड लोलैंड राइस, वेट सीडेड पुडल्ड लोलैंड राइस, ड्राई सीडेड, और फिर ड्राई सीडेड में भी 2 हैं, रेनफेड अनपुडल्ड वाला और रेनफेड में विद सप्लीमेंट्री इरिगेशन। देन ड्राई सीडेड इरिगेशन है, ड्राई सीडेड अपलैंड है, हाइब्रिड है, ट्रांसप्लांटेशन है और एसआरआई है। इसमें से 8 में से सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट और लास्ट है। लेकिन आपके जैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें तो आपको 8 के 8 याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में मेनली आता है, मैंने इधर उधर से पता किया जितना रिसर्च के हिसाब से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ के, तो उधर से तो मुझे इतना पता चला कि वो आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि कल्टीवेशन का मेथड लिखिए। तो आप इनमें से जो आपको ईजी लग रहा है, जो आपको आ रहा है वो करिए। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8 के 8, एग्ज़ाम इन द सेंस एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे 8 के 8 इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट कंप्लीट करा दिया है और मैं सारे 8 के 8 इसमें बताऊंगी। सबसे फर्स्ट जो है वो सबसे थोड़ा लंबा था, इसलिए इसमें हम ये वाला कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में एक साथ ही सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे ट्रांसप्लांटेड पुडल्ड लोलैंड राइस कल्टीवेशन। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या है ना कि जब भी आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो क्या चीज़ करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब है आप अपने मेन फील्ड में सीड्स नहीं उगाते हैं, बल्कि एक नर्सरी बनाते हैं, उसमें आप अपने सीड्स को ग्रो करते हैं, सीडलिंग स्टेज तक लाते हैं उनको। जैसे राइस के लिए 20 to 25 डेज होता है, उसकी एक एज पे जब वो सीडलिंग बन जाता है तब आप उसे ट्रांसप्लांट करके अपनी मेन फील्ड में लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसप्लांटिंग में एक स्टेप, दैट इज नर्सरी मैनेजमेंट, इंक्रीज हो जाता है। अगर आप नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये नर्सरी वाला स्टेप हट जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप नर्सरी मैनेजमेंट करते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले आप सोचेंगे कि नर्सरी के लिए एरिया कितना लेना है, वो एरिया आपने सोचा। उसके बाद आप देखेंगे कि वेट नर्सरी करना है कि ड्राई नर्सरी करना है। फिर उसके हिसाब से आपने एरिया लिया, सीड रेट लिया। सीड रेट कैसे डिसाइड होगा, तो आप ब्रॉडकास्टिंग करने वाले हैं, एसआरआई करने वाले हैं, डेकपोक करने वाले हैं, ड्रिलिंग, ड्रिबलिंग या कोई हाइब्रिड वेराइटी ले रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका सीड रेट डिपेंड होगा। फिर आपने सीड देख लिया कि क्या लेना है, आपने एरिया भी देख लिया क्या, तो अब आप बनाइएगा सीड बेड। सीड बेड में सीड लगाने से पहले एक स्टेप आता है, वो है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीड को ब्लास्ट टाइप की डिजीज से बचाने के लिए, या बहुत से डिजीज, उनसे बचाने के लिए हम पहले सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम सीड्स को उगाएंगे। अब जब हमने सीड बेड में अपने सीड्स को ग्रो कर दिया, डाल दिया, तो उसके ग्रोथ के टाइम में क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे, उसमें हम क्या न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमने पानी किस टाइप से डाला है, कितने इंटरवल में डाला है, कितना हमें डालना है और कितना नहीं डालना है, तो वाटर मैनेजमेंट में आ जाएगा। फिर कोई वीड्स ना लग जाए, हो सकता है आपकी नर्सरी में ही वीड्स लग जाए, तो वो आपकी ग्रोथ जो हो रही है सीडलिंग की, आपकी डिजायर्ड क्रॉप की सीडलिंग की, उसकी एफिशिएंसी को कम कर देगा, तो हम वीड मैनेजमेंट भी करेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे उसकी ट्रांसप्लांटिंग, और उसे ट्रांसप्लांट कहाँ करेंगे, मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करने से पहले हमें मेन फील्ड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फिर हम नेक्स्ट, जैसे ए पार्ट में नर्सरी मैनेजमेंट, बी पार्ट में हम क्या देखेंगे कि मेन फील्ड को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो उसमें हम प्लोइंग करेंगे, टिलेज वगैरह करेंगे, उसके बाद उधर सीड बेड्स बनाएंगे, एक प्रॉपर, मतलब प्रॉपर वो बनाएंगे, क्यारी कहते हैं ना, उसकी देखेंगे कितनी डालनी है, स्पेसिंग कैसे करनी है। ठीक है, और उसको स्पेसिंग कैसे करनी है। उसके बाद जो ट्रांसप्लांटेड हमारा प्लांटलेट होगा, सीडलिंग होगा, उसको हम उसमें जाके ट्रांसप्लांट कर देंगे।
अब जब हमने मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया है तो क्या ध्यान रखना है, वो जो न्यूट्रिशन, वाटर और इरिगेशन का देखा था हमने, है ना, वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, वो था पहले छोटे से हमारे सीड बेड नर्सरी के लिए। अब हमारी मेन फील्ड में भी हम वही सब चीज़ें ध्यान देंगे कि मेन फील्ड में हमारा कोई वीड ना लगे, तो हम वीड मैनेजमेंट करेंगे। प्रॉपर वाटर कैसे दे कि हमारी सीडलिंग्स जो है वो अच्छे खासे यील्ड दे हमें, तो हम वाटर मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम मेन वाली में देखेंगे, मेन फील्ड प्रिपरेशन में। उसके बाद जब इसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा हार्वेस्टिंग। हम उसको फिर हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्ट करके उसको वो जो थ्रेशिंग होता है, विनोइंग होता है, वो सब करके उसको स्टोर करेंगे। और लास्ट में हम ध्यान देंगे कि हमारी यील्ड कैसे हुई है। तो मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था, थोड़ा ब्रीफ में इंट्रो में बताया था कि कैसे कैसे हम SRI लेते हैं तो किस में कितना हमें यील्ड मिलता है, वो सब चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो लास्ट में हम वो देखेंगे कि एवरेज यील्ड कितना मिलता है हमें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहले एकदम हो गया इंट्रो कि हम क्या क्या इसमें एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ट्रांसप्लांटेड पॉडेड लोलैंड। ठीक है, लोलैंड का क्या मतलब होता है? लोलैंड में आप जैसे देख रहे हैं ना कि ये वेट में ही फार्मर सब काम कर रहा है। ठीक है, मतलब वेटेड जो एरिया होता है, वेटेड लैंड जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं, उसे लोलैंड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है नर्सरी मैनेजमेंट, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वेट नर्सरी। ठीक है, वेट नर्सरी के लिए आप एरिया कितना लेंगे? 800 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर आपका मेन फील्ड के लिए आप लेंगे नर्सरी 800 मीटर स्क्वायर। और इसे आपका 20 सेंट में भी कहीं कहीं जगह पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। और हमें क्या करना है, क्योंकि वेट है तो हमें ऐसी जगह पे बनाना है जहाँ पे वाटर का सोर्स हो। ठीक है, इसमें सीड रेट, तो सीड रेट जो है, देखो हमने पिछले इंट्रो वाले क्लास में पढ़ा था कि सीड जो है वो 3 टाइप के होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन और मिडिल ड्यूरेशन। तो उसके हिसाब से हमारा सीड रेट भी होगा। जैसे अगर हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन का राइस है, वैरायटी है, तो हमारा सीड रेट होगा 30। अगर मीडियम ड्यूरेशन का है तो सीड रेट होगा 40 kg पर हेक्टेयर। और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो 60 kg, और हाइब्रिड है तो 20 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा ड्यूरेशन जो है छोटा है, लॉन्ग वाले में सबसे कम लग रहा है, उससे ज़्यादा हमारे मीडियम ड्यूरेशन में और सबसे ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन में। और हाइब्रिड वेराइटी हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका तो वैसे ही हमारा मोटा ही होता है। हम हाइब्रिड वेराइटीज़ यूज़ करते हैं ताकि उसमें सीड रेट कम लगे, रिक्वायरमेंट्स कम हो चीज़ों की, उसमें टॉलरेंस ज़्यादा हो और यील्ड ज़्यादा हो। इसलिए हाइब्रिड वाली वेराइटी का सीड रेट 20 kg पर हेक्टेयर होता है। लेकिन SRI का इससे भी कम होता है, सबसे कम SRI होता है। इससे कम होता है डेकपॉग वाले का, उसका 20 के आसपास होता है, 15-20 kg पर हेक्टेयर। उसको मेनली ना मीटर स्क्वायर में आपको लिखा मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ वो एक्चुअली में क्वेश्चंस भी आए हैं कुछ कुछ। जैसे सबसे पहले मैंने देखा कि राइस का बोटानिकल नेम क्या है, ओराइजा सटाइवा। क्रोमोसोम नंबर क्या है, 2n=24। सीड रेट क्या हो, वो नर्सरी के लिए कितना लेते हैं, तो 800 मीटर स्क्वायर। किस में सबसे कम सीड रेट होता है, तो SRI में। SRI के अलावा किस में सबसे कम होता है, तो डैकपॉग में। डैकपॉग का आपका लिखा होगा, और आपको ध्यान रखना है कि सीड रेट जो है वो मीटर स्क्वायर में लिखा होता है डैकपॉग का मेनली। फिर हम उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करते हैं। मैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं पढ़ाऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs दूंगी, उसमें ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि उसमें वो AFO जितने भी एग्जाम्स होते हैं, AFO, FI, वो FCI, IFS, इन सब के एग्जाम्स में जो राइस कल्टीवेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए वो ढूंढ ढूंढ के मैंने बुक्स जो है अरुण कात्यान, इन सब में से थोड़ा जो मुझे मतलब उस अभी इस टाइम पे अवेलेबल है और उसमें से मैं ढूंढ पा रही हूँ, तो वो क्वेश्चंस मैं उसमें डालूंगी। ठीक है, तो अभी से इन सब का प्रिपरेशन करेंगे तो लास्ट ईयर में या लास्ट टाइम पे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, इन बुक्स को फिर आप फटाक से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सीड रेट। अब हम बात करते हैं कि सीड की ट्रीटमेंट कैसे करने हैं। तो सीड की ट्रीटमेंट 3 टाइप से होती है। ठीक है, पहला क्या करते हैं, हम सीड को ट्रीट करते हैं कार्बेंजाडिमीन से या पायरोक्विनोन से, या हम लोग ट्राइसाइक्लोजोल ले लेते हैं। ठीक है, इन तीनों में से किसी का भी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे, तो 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, हम 2 ग्राम लेंगे, या ट्राइसाइक्लोजोल ले रहे हैं या तीनों में से कुछ भी ले रहे हैं, वो 2 ग्राम पर लीटर लेते हैं वाटर में। इसमें हम फिर सीड्स को डालते हैं और सोक कर लेते हैं, मतलब सीड को छोड़ देते हैं, और उसके बाद 24 आवर के लिए स्प्राउटिंग के लिए छोड़ देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, तो ये सीडलिंग को 40 डेज तक बचाता है डिजीज़ जैसे कि ब्लास्ट, इन सब डिजीज से बचाता है। तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट हो गया कि विच सीड ट्रीटमेंट
प्रोटेक्ट्स द सीडलिंग फ्रॉम डिजीज लाइक ब्लास्ट। तो कौन सा होगा, तो कार्बाबेंजीमाइन होगा उधर लिखा, या पायरोक्विनॉल होगा, या ट्राइसाइक्लोजोल होगा। ठीक है, ये पहला ट्रीटमेंट हो गया। अब दूसरा क्या होता है, तो हम उसमें स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस लेते हैं 10 ग्राम पर केजी। ठीक है, 10 ग्राम पर केजी ऑफ सीड, और उसे 1 लीटर ऑफ वाटर में मिक्स कर दे और सीड उसमें डाल के सोक कर देते हैं ओवरनाइट, रात भर के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, उसमें से जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको हम सोक आउट कर लेते हैं, और फिर सीड को 24 घंटे के लिए स्प्राउट होने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद उसको सो कर देते हैं। ठीक है, पहले वाले में ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं था, आपने उसको पानी में डाल के रखा जितना देर आपको रखना है, फिर बाद में उसको निकाल लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। वो आपकी सीडलिंग को 40 डेज तक प्रिवेंट करके रखेगा डिजीज, कैसे डिजीज, ब्लास्ट डिजीज से। दूसरे वाले में हमने क्या किया, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस में 10 ग्राम लिया पर केजी और सीड के हिसाब से उसे 1 लीटर पानी में घोला, सीड्स को डाला और ओवरनाइट छोड़ दिया सोक करने के लिए। फिर अगली सुबह हम गए, उसमें से हमने सारा एक्सेस वाटर निकाल लिया और फिर उसको 24 घंटे छोड़ा ताकि उसमें स्प्राउटिंग आ जाए। फिर नेक्स्ट हमारा जो मेथड होता है उसमें क्या करते हैं हम, अब 3 पैकेट्स की एक चीज़ और बात, हमने एक ना मेजरमेंट के लिए एक यूनिट सेट कर रखी है। एक पैकेट में हम 200 ग्राम्स लेते हैं पर हेक्टेयर का ध्यान रखते हैं। अगर एक पैकेट 200 ग्राम होगा, 2 पैकेट तो 600 ग्राम होगा, 2 होगा तो 4 होगा ना, 3 होगा तो 600 ग्राम। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इधर क्या है, हम पैकेट्स लेते हैं, मैं चेक कर रही थी आपको पता है कि नहीं हम ट्रीट करते हैं इसको, 3 पैकेट लेते हैं हम एजोस्पाइरुलम का, 3 यानी 600 ग्राम पर हेक्टेयर, और इसमें प्लस ऐड करते हैं 3 पैकेट फॉस्फोबैक्टीरिया का, ये, या फिर डायरेक्ट हम इन दोनों का मिक्सचर जो अवेलेबल होता है जिसको कहते हैं हम एजोफॉस, ये ले लेते हैं 6 पैकेट। ठीक है, इसको हम मिक्स करते हैं सुफिशिएंट वाटर में, इतना पानी के मिक्सअप हो जाए, उसमें हम सीड को डालते हैं और उसको ओवरनाइट सोक करते हैं, उसके बाद उसको निकालते हैं और नर्सरी में डालते हैं। इसमें वो स्प्राउटिंग 24 आवर वाला सिस्टम नहीं रहा। ठीक है ना, तो ये 3 सीड ट्रीटमेंट्स के मेथड होते हैं, ये 1 2 3। अब हम बात करते हैं सीड बेड। अब हमने क्या किया, सीड को सोक करके उसको ट्रीट कर दिया, अब सीड निकाल लिया है, अब हम उसे सीड बेड के अंदर डालेंगे। डालने से पहले देख तो लें सीड बेड कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सीड बेड हम प्रिपेयर करते हैं ऐसे लैंड में जहाँ पे हम उसकी प्लॉटिंग की क्या रखते हैं, 1.5 से 2 मीटर ब्रेथ, जहाँ पे 30 सेंटीमीटर के चैनल्स जो हैं हर सीड बेड के पास हों, और लेंथ जो है वो वैरी करता है सॉइल की टाइप और आपका कैसा स्लोप है उसके ऊपर, लेकिन मेनली वो कैसा होता है 8 to 10 मीटर के आसपास होगा उसका लेंथ। ठीक है, ये आपने सीड बेड बना लिया। अब उसमें जैसे ही आपकी स्प्राउटिंग हो गई, आप उसको यूनिफॉर्मली सीड बेड में डाल देंगे, और सफिशिएंट वाटर आपका अवेलेबल होना चाहिए नर्सरी के लिए। अब हम देखते हैं वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले तो अपने फील्ड में पानी वानी डाला ही है। ठीक है, जब हम सोइंग कर देते हैं तो उसके 18 से 24 घंटे के बाद हमें वाटर को ड्रेन आउट कर लेना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी होगा तो पोर्स जो है सॉइल के वो क्लॉग हो जाएंगे। अगर पोर्स क्लॉग हो जाएंगे तो सॉइल में जो सीडलिंग के रूट्स हैं वो अच्छे से एंकर नहीं हो पाएंगे। तो क्या होगा कि वो न्यूट्रिएंट्स उसमें से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जितने भी गैसेस है उसका ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे, ये सब प्रॉब्लम होगी, और वो सीडलिंग स्टेज पे ही मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो यील्ड तो बाद में देगा। ठीक है, मेन फील्ड में जाने तक ही नहीं बचेगा। तो इसलिए हम सो करते हैं, उसके 18 से 24 घंटे के बाद उसको ड्रेन आउट कर देते हैं जितना भी एक्सेस वाटर होता है। ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखना होता है स्पेशल कि स्टेगनेंट वाटर नहीं हो। ठीक है, स्टेगनेंट वाटर कहीं भी नहीं होना चाहिए, रुका हुआ पानी कहीं नहीं होना चाहिए। अब अगर हाइट की बात करें कि कितना पानी मेंटेन करके रखना है हाइट में, तो 2.5 सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ होनी चाहिए वाटर का। किस पे डिपेंड करता है कि विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ सीडलिंग, आपकी सीडलिंग की हाइट कितनी है उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना है डेप्थ 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हो गया आपका वाटर मैनेजमेंट। अब वाटर भी देख लिया आपने, लेकिन अब इतना कुछ उसको आप अच्छे से प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वीड्स होंगे, तो अब हम वीड का मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो वीड मैनेजमेंट करने के लिए हम हर्बिसाइड्स यूज़ करेंगे। कौन सा, पोस्ट प्री वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी सीड्स ग्रो नहीं हुए हैं, तो हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कौन से में कौन सा वाला हर्बिसाइड यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम स्टार्टिंग में प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यूज़ करेंगे। कौन सा, तो या तो हम प्रिटेकोलोर और सैफ्रिनिन का ले लेंगे 0.3 kg पर हेक्टेयर
जिसको हम कब डालेंगे, तो सोइंग के 3 से 4 दिन के बाद, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, वीट का प्रोटेक्शन हो जाएगा। बाकी एक रोटेटरी वाला होता है, लेकिन वो मेन फील्ड में किया जाता है, इसमें अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया। लेकिन अगर कुछ न्यूट्रिशन की कमी है तो वो कैसे पूरी होगी, तो उसका ध्यान रखने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें इसमें भी अब देखो 3 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है, 3 इसके भी टाइप्स होते हैं। पहला, हम या तो हम 1 टन ले लेंगे फुल्ली डिकम्पोज्ड FYM और उसको अपने फील्ड में छिड़क देंगे, ठीक है। ये था फर्स्ट। सेकंड क्या है कि अगर आपका जो सॉइल है, ठीक है, आपका जो नर्सरी है वो लेस फर्टाइल है, उसकी सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, तो 2 चीज़ें होती हैं। पहली, अगर आपको सीड को पुल आउट करना है 20 से 25 दिन के अंदर ही, तो आप बेसल एप्लीकेशन करेंगे DAP का। वहीं अगर आपको सीड को पुल आउट करना है 25 दिन के बाद, ठीक है, मतलब लेट वैरायटी है आपकी और वो 25 दिन के बाद होगी पुल आउट, तो अगर 25 दिन के बाद पुल आउट करना है तो आप DAP जो है वो जिस दिन भी आप पुल आउट करेंगे उसके हिसाब से 10 दिन पहले करना होता है, ठीक है। अगर 20 से 25 दिन के पहले निकालना है तो बेसल एप्लीकेशन होगा DAP का। और अगर 25 दिन के बाद किसी और दिन पुल आउट करना है तो जब भी आप पुल आउट करने वाले हैं उससे 10 दिन पहले आपको DAP यूज अप्लाई करना है, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट के 2 पार्ट हो गए। और फिर आपका थर्ड आता है, अगर आपका क्लेई सॉइल है तो उसमें ना रूट स्नैपिंग का प्रॉब्लम होता है। रूट स्नैपिंग इज कि जब आप प्लांट्स मतलब अपना सीडलिंग निकालने लगते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो उसके रूट्स जो है वो अंदर ही रह जाते हैं, क्लेई सॉइल के अंदर ही रह जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा खासा उसको टाइटली इंकोर करके रखता है, ठीक है। और उसकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है ना क्ले की, तो वो उसी में रह जाते हैं और आपके रूट्स ही नहीं आते, तो वो तो वेस्ट हो गया। तो क्लेई सॉइल जहाँ पे रूट स्नैपिंग का प्रॉब्लम रहता है, वहाँ पे हम 4 kg जिप्सम लेते हैं और 1 kg DAP लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं सोइंग के 10 दिन के बाद, ठीक है। तो ये भी वीड्स को प्रिवेंट करता है और आपकी रूट स्नैपिंग की प्रॉब्लम को भी कम करता है, मिनिमाइज करता है। ये था आपका वेट नर्सरी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, ड्राई नर्सरी, ठीक है। ड्राई नर्सरी में क्या है, तो इसमें आप ड्राई है, वेट तो है नहीं, तो सबसे पहले आप प्लो कर देंगे फीड को अच्छे से, ताकि आपकी एक अच्छी टिल्थ आ जाए, एक फाइन आपकी सॉइल की लेयर अपर में हो, ठीक है। फाइन टिल्थ तक आप उसको प्लो कर लेंगे। नर्सरी एरिया तो सेम एज वेट, 800 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर। इसमें सॉइल जो है वो सैंडी या फिर सैंडी लोमी सॉइल होती है, ठीक है। अब इसके लिए प्लो का क्या है, तो इसके लिए 1 to 1.5 मीटर है, उसमें 1.5 to 2 था, इसमें 1 to 1.5 मीटर विड्थ होना चाहिए बेड्स का, और चैनल बननी चाहिए। और लेंथ अगेन आपकी स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसमें जैसे था ना 8 से 10, मिनिमम 8, मैक्सिमम अप टू 10, इसमें वैसा नहीं है, बहुत कम लेंथ भी हो सकती है, आपकी प्रॉपर सॉइल पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपकी क्लेई सॉइल है तो आपका सीड बेड का जो लेंथ होगा वो ज़्यादा ही होगा कंपैरिजन में, ठीक है। इसमें जो सीड रेट होता है और सीड ट्रीटमेंट होता है वो सेम है, सिमिलर है एज आपका वेट था। सीड रेट की बात करें तो वेट में हमारा जो सीड रेट था, लॉन्ग के लिए अलग, शॉर्ट के लिए अलग, मीडियम के लिए अलग, हाइब्रिड के लिए अलग। हाइब्रिड के लिए कितना था, 20 था, शॉर्ट के लिए कितना था, 60 था, लॉन्ग के लिए 40 और उसके लिए 30, इस टाइप से kg पर हेक्टेयर। तो वैसे इसका भी सेम सीड रेट है। सीड ट्रीटमेंट जैसे उसमें हमने 3 स्टेप किए थे, वैसे इसमें भी 3 स्टेप सीड ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। वेट नर्सरी के लिए सेम, जैसे सेम था वेट नर्सरी में। इसमें सोइंग जो है वो ड्राई स्लिंग होगी, उसमें हमने वेट किया था ना उसको, इसमें ड्राई सोइंग होती है। और उसके बाद हम सीड को कवर कर देते हैं सैंड से, यहाँ आपको अगर देखने में दिक्कत हो रही हो, सैंड से या फिर फाइनली पाउडर FYM से, ठीक है, कवर कर देते हैं। और इरिगेशन जो है इसमें टू बी डन टू वेट द सॉइल सैचुरेशन, इरिगेशन किया जाता है सॉइल को बस वेट करने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत है, इसमें से वो डेप्थ वेट मेंटेन करने वाला सिस्टम नहीं है, बस सॉइल वेट होना चाहिए सैचुरेशन के लिए, ना ज़्यादा ना कम, एकदम नॉर्मल। उसमें तो आपको थोड़ा गीला मॉइस्ट रखना ही था, हमने देखा था ना 2.5 सेंटीमीटर का डेप्थ मेंटेन करना ही था, इसमें वैसा नहीं है। ट्रांसप्लांटिंग की ऑप्टिमम, अगर आप ट्रांसप्लांटिंग की एज कहें तो वो 4th लीफ स्टेज होती है, यहाँ पे TH लगेगा। 4th लीफ स्टेज जो होती है वो होती है ऑप्टिमम ट्रांसप्लांटिंग, मतलब इससे कम में आप नहीं ट्रांसप्लांट कर सकते, ये ऑप्टिमम है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं, ये हमने ट्रांसप्लांटिंग की बात कर ली, तो अब हम आ गए मेन फील्ड पे, ठीक है। अब हम मेन फील्ड मैनेजमेंट करेंगे या लैंड प्रिपरेशन आप कह सकते हैं। अब इसके लिए हम कैसे आपका वो करेंगे, एक मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
अब मेन फील्ड है तो सबसे पहले लैंड को प्लो करेंगे, ठीक है, प्लो करेंगे, टिलेज करेंगे, लैंड को एकदम कल्टीवेशन के लिए, कल्चर एग्रीकल्चर के लिए लायक बनाएंगे। फिर हम फील्ड को 1-2 दिन पहले प्लोइंग के उसको पूरा गीला कर देते हैं, ठीक है, और उसको सोक करके छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने भी बात की है लो लैंड है, तो लो लैंड में क्या होता है, वेट एग्रीकल्चर किया जाता है, लैंड को वेट करा जाता है, तो इसलिए हम 1-2 दिन पहले प्लो करने से, जुताई वगैरह, टिलेज, प्लो, जुताई, इन सब को करने से 1-2 दिन पहले हम लैंड को पूरा एकदम वेट कर देंगे, ठीक है, पूरा आपने गीला कर दिया, उसको सोक होने के लिए छोड़ देंगे। लैंड को जितना ज़्यादा सोक करना करेगा, हम इसमें मतलब ना कीचड़ सा बनाते हैं इसमें हम अपने लैंड को। उसके बाद कीप वाटर एट डेप्थ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एट द टाइम ऑफ पुडलिंग, ठीक है। फिर एक टॉपिक आता है रूट डिपिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रूट डिपिंग क्या होता है कि हम जब ट्रांसप्लांट करके हमने उसको निकाला, तो बिफोर ट्रांसप्लांटिंग उसे मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करने से पहले जैसे हमने उसको वहाँ से उखाड़ा, हम उसके रूट्स को, प्लांट्स के, अपने प्लांट के रूट को हम एक सॉल्यूशन, स्पेशल सॉल्यूशन में डालते हैं, जो कुछ पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है उसमें डालते हैं, ताकि क्या हो सके, तो हमारे जो प्लांट्स के रूट हैं उसको हम उसमें डिप करते हैं, ताकि उसमें जो न्यूट्रिशन है, उसका जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, वो जल्दी जल्दी ग्रो करे, ठीक है। इसके लिए हम रूट डिपिंग करते हैं। तो रूट डिपिंग में हम क्या करते हैं, वी प्रिपेयर अ मिक्सचर, अ स्पेशल मिक्सचर इन विच वी पुट आवर रूट्स ऑफ प्लांट्स so that they can grow very fast, okay. It's just like our PGR, what PGR hormones do, the same root dipping do, okay. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें प्रिपेयर करते हैं स्लरी with 5 packets. I have already told you 1 packet equals to 200 grams, तो 5 packet equals to 1000 gram per hectare of azospirillum and 5 packets of phosphobacteria, या इन दोनों की जगह हम यूज कर सकते हैं 10 packets of azophos. Actually azophos contain both azospirillum and phosphobacteria, so if we got these two things we will use azospirillum or phosphobacteria, if not then we will use azophosphorus inculate, ठीक है। कितने में, तो 40 लीटर ऑफ वाटर यूज करते हैं हम, रुकिए लेट मी चेंज इट्स साइज, 40 लीटर ऑफ वाटर में, और उसके बाद उसके रूट्स को, प्लांट के रूट जो हैं उसको हम उसमें डिप करके 15 से 20-30 मिनट छोड़ देते हैं, और फिर उसको निकालते हैं और ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है। तो रूट डिपिंग क्या है, इसमें हम प्रिपेयर करते हैं एक स्लरी, या तो हम एजोफॉस ले लेंगे, या एजोस्पेरुलम और फॉस्फोबैक्टीरिया का इक्वल अमाउंट का रेशियो लेके एक 40 लीटर के पानी में उसका मिक्सचर बनाएंगे। अपने प्लांट्स जो हमने भी वहाँ से नर्सरी से ट्रांसप्लांट करके लाए हैं उसको उसमें 15 से 30 मिनट डिप करेंगे, उसके बाद उसको निकालेंगे और मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देंगे। जब मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर हमारी शॉर्ट वेराइटी है तो हम 2 से 3 सीडलिंग पर हिल डालें, ट्रांसप्लांट करें। वहीं अगर हमारी मीडियम टू लॉन्ग वेराइटी है तो हम 2 सीडलिंग्स पर हिल यूज करें, ठीक है। और जब भी आप रोइंग करेंगे तो मिनिमम 20 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दीजिए, ताकि आपका रोटेटर वीडर उस पर काम कर सके और आपके वीड्स जो होते हैं उनको रूट से निकाल सके, ठीक है। रोटेटरी वीडर्स होते हैं तो उसके जो है उसको स्पेस 20 सेंटीमीटर का चाहिए, तो जो हम रो बनाते हैं उसकी स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर एटलीस्ट की जाए मिनिमम। अब स्पेसिंग की बात है तो देख लेते हैं कितनी स्पेसिंग रखनी है। तो अगर आपका शॉर्ट ड्यूरेशन है तो 15 से 10, 15 बाई 10, अगर मीडियम ड्यूरेशन है तो 20 बाई 10, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है तो 20 इंटू 15, 20 बाई 15 कहते हैं ना वो, ये आपको रखना है, स्पेसिंग करनी है। वैरायटी के अकॉर्डिंग आपकी स्पेसिंग भी होगी, ठीक है, क्योंकि यील्ड भी थोड़ी वेरी आउट कर जाती है उसके हिसाब से। फिर है हमारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। अब हमने फील्ड में डाल दिया, सीड रेट भी कर दी, स्पेसिंग भी कर दी, सोइंग भी कर दी, अब उसमें न्यूट्रिशन की क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, हम वो देखते हैं। तो न्यूट्रिशन जो है हम 4 तरीके से इसमें अप्लाई करते हैं। पहला तो हम 12.5 FIM ले लें, या ग्रीन मैन्योर इसका हाफ कर दो, 6.25 हेक्टेयर के लिए, टन पर हेक्टेयर यूज़ कर लेते हैं हम FIM या फिर ग्रीन मैन्योर, अपने फील्ड में डाल दो, ठीक है, ये पहला हो गया। लेकिन अगर आपके फील्ड में स्टबल्स प्रेजेंट है प्रीवियस क्रॉप की, वो जो काटने के बाद, स्ट्रॉ काटने के बाद जो बचता है उसको स्टबल्स कहते हैं ना, तो अगर आपकी फील्ड में स्टबल्स हैं, ठीक है, प्रीवियस क्रॉप की,
तो नाइट्रोजन एक्यूमुलेशन ना हो जाए, इसके लिए हम 22 kg यूरिया पर हेक्टेयर लेते हैं और फर्स्ट टाइम पुडिंग जो होता है उस टाइम पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो जो स्टबल ऑफ प्रीवियस क्रॉप है उनकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन ना हो जाए। 2 मेथड्स हो गए। तीसरा क्या होता है, हम जो है ब्रॉडकास्टिंग करते हैं 10 kg बीजीए का। बीजीए इज ब्लू ग्रीन एल्गे, पाउडर ब्लू ग्रीन एल्गे का, ठीक है, फॉर 10 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग फॉर ड्राई सीजन क्रॉप्स, ठीक है। और अगर आपका वेट सीजन क्रॉप है तो हम क्या करते हैं, रेस करते हैं अजोला को एज ए डुअल क्रॉप। हमने डुअल क्रॉप आपने पढ़ा होगा जिसमें हम राइस के साथ अजोला ऐसे करके 2 क्रॉप्स उगा देते, ऐसी चीज़ें उगा देते हैं ताकि हमारे जो न्यूट्रिशन की कमी ना हो और हमारे वीड्स भी से प्रिवेंट होते हैं, ठीक है, कंट्रोल हो जाते हैं इफेक्टिवली। तो 4 देखे हमने। पहला क्या, ये तो ऑर्गेनिक है अभी, तो ऑर्गेनिक में हमने 4 देखे। पहला या तो आप FIM यूज़ कर दो तो 12.5 ले लेंगे टन पर हेक्टेयर, या फिर उसका जस्ट हाफ कर दो 6.25 टन पर हेक्टेयर ग्रीन लीफ मैन्योर यूज़ कर लो, ठीक है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा, आप जो है अगर आपके फील्ड में स्टबल्स प्रेजेंट हैं तो आप क्या करिएगा, तो 22 kg यूरिया पर हेक्टेयर जो है फर्स्ट पुडिंग के टाइम पे आप उसको डाल दीजिए। तीसरा, अगर आपका ड्राई सीजन क्रॉप है तो 10 kg अब पाउडर ब्लू ग्रीन एल्गे उसमें यूज़ कीजिए 10 day आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। अगर आपका वेट सीजन क्रॉप है तो आप रेस कीजिए डुअल क्रॉप जैसे कि अजोला और राइस, ठीक है, 250 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से उसको रेस कीजिए 3 से 5 दिन डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। DAT लिखा होगा तो डेट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग है, DAS लिखा होगा तो क्या DAS लिखा होगा तो इट इज डे आफ्टर सोइंग, ठीक है। ये हो गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर जो है वो हमें तभी डालना चाहिए जब हमारे सॉइल टेस्ट में रिकमेंडेशन है कि आपको ज़रूरत है। अगर आप एक्स्ट्रा डाल देंगे तो वो आपके लिए और आपके फील्ड के लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को जो है वो 4 इक्वल स्प्लिट्स में डालते हैं, मतलब एक साथ नहीं डालते, 4 स्टेजेस हमने बना दिए हैं, उन 4 स्टेजेस में डालते हैं। वो 4 स्टेजेस क्या है, तो बेसल, टिलरिंग, पिनिकल इनिशिएशन, इसे PI भी लिखते हैं, ठीक है, पिनाकल इनिशिएशन को PI भी लिखते हैं, और हेडिंग स्टेज। तो इसमें चारों मतलब ऐसे स्टेज बना दिया, फिर इक्वल 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 इन चारों में हम स्प्लिट करके डालते हैं। अगर फॉस्फोरस की बात करें तो उसे बेसल के इट में बी अप्लाइड एज बेसल एंड इनकॉर्पोरेटेड। अगर आपके फील्ड में जिंक की हो जाती है, जिंक की ज़रूरत, तो आप क्या करते हैं, तो 25 kg जिंक सल्फेट डालते हैं जिसे हम 50 ग्राम सैंड के साथ मिक्स कर देते हैं, ट्रांसप्लांटिंग से पहले इसको अपने लैंड में डाल देते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप ग्रीन मैन्योर यूज़ कर रहे हैं या FIM यूज़ कर रहे हैं तब उसमें आप क्या कीजिए, 12.5 kg आपका जिंक सल्फेट उसमें ऐड कर दीजिए और फिर उसे फील्ड में डालिए। अगर आप सिर्फ जिंक सल्फेट डालने की सोच रहे हैं तो फिर आप 25 kg उसका ले लीजिए और उसे 50 kg सैंड के साथ मिक्स करके डाल दीजिए, फिर ट्रांसप्लांट कीजिए। लेकिन अगर आप उसकी जगह भी उन्हें ऊपर पड़ा था FIM या ग्रीन मैन्योर डालने का सोच रहे हैं तो फिर आपको कम क्वांटिटी में जिंक सल्फेट लेना है, क्योंकि इनमें भी थोड़ा प्रेजेंट होता है, तो तब आपको 12.5 kg जिंक सल्फेट लेना है और फिर उसको अप्लाई कर देना है, किसके साथ मिला के, ग्रीन मैन्योर या FIM के साथ मिला के। अगर उसके बाद भी आपके फील्ड में डेफिशिएंसी शो होती है किसकी, जिंक की, तो आप पोलर एप्लीकेशन कर लीजिए किसका, तो 0.5% जिंक सल्फेट और 1% यूरिया का, ठीक है, 15 दिन के इंटरवल पे डालिए आप, तब तक जब तक आपका जिंक सल्फेट की डेफिशिएंसी जो आ रही थी, अपीयर हो रही थी, वो डिसअपियर ना हो जाए। और अगर आपको कैल्शियम और सल्फर के न्यूट्रिएंट के सोर्स के लिए डालना है तो 500 kg ऑफ जिप्सम पर हेक्टेयर डाल देते हैं। ये डालते हैं लास्ट प्लोइंग के टाइम पे। इसके अलावा लोग फॉलर स्प्रे भी करते हैं जिसमें हम 1% यूरिया, 2% DAP और 1% KCl यूज़ करते हैं पिनाकल इनिशिएशन के टाइम पे, और 10 दिन लेटर, पिनाकल इनिशिएशन के टाइम पे और 10 दिन उसके बाद, सारी वेराइटीज़ में, कोई वेराइटी भेदभाव नहीं, सब वेराइटीज़ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीड मैनेजमेंट। ओके, वीड मैनेजमेंट। अब वीड के मैनेजमेंट में क्या होता है, तो सबसे बात तो मैनुअल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है वीड्स को रिमूव करने के लिए, जो कि राइट जोन के पास होते हैं, राइस रूट के जोन के पास जो होते हैं वहाँ पे मैनुअल वीडिंग करते हैं, ठीक है। कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक डुअल क्रॉपिंग, ये भी अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, राइस और अजोला के जो डुअल क्रॉपिंग करते हैं वो भी वीड्स को काफ़ी हद तक कम करते हैं,
उसके बाद वीडिसाइड जो हम हर्बिसाइड्स डालते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्री इमर्जेंस, एक पोस्ट इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस में हम ब्यूटाक्लोर 1.25 kg पर हेक्टेयर और एनिफोलस 0.4 kg पर हेक्टेयर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्री इमर्जेंस भी काम नहीं करता है तो हम हैंड वीडिंग करते हैं, ठीक है। हाथ से जो वीडिंग निकालते हैं, हाथ से देखा होगा आपने कई जगह पे खेत में, फील्ड्स में कोई कुछ लेडीज होती है वो हाथ से निकाल रही होती है वीड्स को, वो सिकल यूज करके, तो वो करते हैं। उसके बाद भी अगर वीड्स हैं, उसके बाद भी वीड्स अगर नहीं जाते हैं तो हम पोस्ट इमरजेंस के यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, 2,4-D सोडियम सॉल्ट लेते हैं, जैसे कि हमारा फिरोजोनॉन 80% ले लेते हैं उसका WP, और उसको 1.5 kg पर हेक्टेयर में डालते हैं, जिसको हम 625 लीटर वॉल्यूम स्प्रेयर जो होता है, हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, उसके साथ मिक्सअप कर देते हैं। और 3 वीक्स आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है, ये जब वीड्स आ गए हैं तब उसको हम यूज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, यील्ड, खत्म कर। वाटर मैनेजमेंट तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि पुडलिंग एंड लेवलिंग जो है वो मिनिमाइज कर देता है वाटर की रिक्वायरमेंट को। इसमें हमें मेंटेन करना होता है 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर अप टू 7th डे ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के 7 दिन तक हमें 2 सेंटीमीटर वाटर मेंटेन करके रखना होता है, और 5 सेंटीमीटर जो है वो कंटिन्यूसली रखना होता है टिल तक हमारी क्रॉप जो यील्ड देती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था कि कितना इरिगेशन मतलब वाटर का लेवल मेंटेन करके रखना होता है, तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यू टू इनएडुकेट वाटर एट रूटिंग एंड टिलरिंग स्टेज कॉजेज पुअर रूट ग्रोथ, जिसकी वजह से हमारी यील्ड जो है वो कम हो जाती है। अब अगर क्रिटिकल स्टेजेस की बात करें वाटर रिक्वायरमेंट के लिए तो वो 4 है, पिनाकल इनिशिएशन, बूटिंग, हेडिंग एंड फ्लावरिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ वाटर इन राइस, तो फिर ये पार्ट्स हो गए, ठीक है। और इरिगेशन हमें हार्वेस्टिंग के 15 दिन पहले पहले तक करनी होती है। फिर आता है हमारा टॉपिक हार्वेस्टिंग, ये जैसे निकाल रहे हैं। पहले हार्वेस्टिंग करने से पहले 7 से 10 दिन पहले उसके आपको सारा वाटर जो है वो ड्रेन आउट कर लेना होता है, ताकि आपको जब उससे आप निकालें, उसको हार्वेस्ट करें, तो रूट स्नैपिंग ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब कैसे पता करना होता है कि आपका जो वो है पिनाकल है वो रेडी है आपका हार्वेस्ट करने के लिए, तो 80% पिनाकल्स जो होते हैं जब वो स्ट्रॉ कलर में टर्न आउट हो जाते हैं, तो आपकी क्रॉप जो है वो रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। कुछ लीव्स जो है वो इस टाइम पे अभी भी ग्रीन हो सकती हैं, क्योंकि वही वेराइटी और थोड़ा उसके में डिफरेंस हो जाता है, लेकिन इसका 80% जो है वो उसका स्ट्रॉ कलर हो जाना चाहिए, स्ट्रॉ कलर सॉरी, ठीक है। और एक और अगर आपको कंफर्मेशन कैसे करते हैं, तो by selecting the most mature tiller and dehusk few grains. If you see rice clear and firm, तो ये सही स्टेज है, इसी पे आपको हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। एक और क्या होता है कि when most of the grains at the base of panicle is in the selected tiller are hard duff stage, then the crop is ready for harvest, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि हमारी क्रॉप कब जो है वो हार्वेस्ट के लिए रेडी है। इस स्टेज पे हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, उसे थ्रेश करते हैं, विनोइंग करते हैं और स्टोरेज के लिए रखने लगते हैं। स्टोरेज कब करते हैं, तो हम ग्रेन्स को ड्राई करते हैं अप टू 12% मॉइस्चर लेवल फॉर स्टोरेज, ठीक है। ड्राई द ग्रेन्स टू 12% मॉइस्चर लेवल ऑफ स्टोरेज। मैच्योरिटी जो है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, हैसन कर सकते हैं, इन द सेंस कि अगर आपका मैच्योर नहीं हुआ है तो आप उसकी कुछ डेज मैच्योरिटी को और आगे बढ़ा सकते हैं, जल्दी करा सकते हैं। कैसे, तो 20% ऑफ NaCl को हार्वेस्ट करने से 1 हफ्ते पहले डालना होता है। इससे क्या होता है, आपकी हार्वेस्टिंग जल्दी हो जाएगी, कुछ दिन जल्दी हो जाती है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग यील्ड की। तो अगर ग्रेन यील्ड की बात करें तो वो बिटवीन 4000 to 6000 kg पर हेक्टेयर होता है। डिपेंड करता है आपका मैनेजमेंट कैसा है, आपका उस टाइम का क्लाइमेट कैसा है। और अगर स्ट्रॉ यील्ड की बात करें तो इट्स 8000 to 10000 kg पर हेक्टेयर, ये एवरेज है, ठीक है। ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट राइस कल्टीवेशन का मेथड कंप्लीट किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत सारे MCQs में इससे रिलेटेड दिखेगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड हमने SRI कवर कर लिया है। मैं ट्राई करूँगी थर्ड लेक्चर में बाकी रेस्ट जो 6 बचे उन्हें कवर अप कर लें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।